जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और व्यंजन की संख्या पूछे कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या जो कि 33 होती है। दोस्तों, वर्णमाला टॉपिक के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य है, सुनील जरा इधर आना। तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर सुनील अल्प विराम फिर जरा इधर आना, इस प्रकार ये वाक्य सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इस चिन्ह की बात करें कि ये कौन सा चिन्ह है, तो ये जो कि विस्मय चिन्ह, विस्मय या फिर इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। आश्चर्य चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है, तो ये जो कि अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या फिर विवरण चिन्ह इसको कहा जाता है। और ये जो कि अल्प विराम है, इस वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में कौन सा चिन्ह है, तो ये अर्धविराम चिन्ह है। कौन सा है, तो अर्धविराम चिन्ह है। साथियों, आपको अल्प विराम और अर्धविराम में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो अर्धविराम होता है वो अर्धविराम में यहाँ पर बिंदी होती है, लेकिन अल्प विराम में कोई भी बिंदी नहीं होती, इस तरीके से होता है। तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए या फिर अलंकार के लिए? तो वचन का प्रयोग जो कि संज्ञा के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो इनमें से सर्वनाम पद जो कि वह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। राधा जो कि संज्ञा पद है क्योंकि किसी का नाम है। सुंदर ये विशेषण है। और विभीषण जो कि संज्ञा पद ये भी है क्योंकि विभीषण भी नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चयबोधक या फिर क्रिया? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो कि विशेषण कहलाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, या राम सुंदर है, राम सुंदर है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? तो संज्ञा ये हो गया राम, और वह जो कि यहाँ पर सर्वनाम हो गया। तो इन दोनों की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर सहायक क्रिया? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जैसे कि इसमें होता है, थे, रहे थे, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण देखेंगे तो जैसे उदाहरण आएगा, तुम खेल रहे थे। ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहायक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अव्यय कौन सा है? भारत, श्याम, आह या फिर दक्षिण? तो इनमें से अव्यय जो कि आह शब्द है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में कोई भी परिवर्तन ना हो सके, यानी कि कोई भी विकार ना हो, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, हाय शब्द है, वाह शब्द है, शाबाश शब्द है, ये सभी अव्यय शब्द है। हाँ शब्द है, और शब्द है। ठीक है। किंतु शब्द है, जब शब्द है, ये सभी शब्द हैं क्योंकि इनको किसी अन्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म इनमें से कौन सा है? छात्र का छात्रा हो जाएगा, प्रौढ़ का प्रौढ़ा हो जाएगा, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा, सांप का सांपनी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। सांप का सांपिनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सापिन होगा, ना कि सांपिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांपिन।
ये हो जाएगा, ना कि सापनी। बड़ी ई की मात्रा लगी है लेकिन बड़ी की मात्रा यहाँ पर नहीं लगेगी, तो डी राइट ऑप्शन होगा। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसू आंसुओं, चिड़िया चिड़िया, घोड़ा घोड़े, गली गलियां। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसमें आंसू आंसुओं, इसमें एक वचन व बहुवचन जो कि सही युग्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला प्रश्न है, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो रमेश घर आ रहा था, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल पूछा है। तो रमेश घर आया या रमेश घर आएगा, ये तो भविष्य काल में चला गया, या रमेश घर आ गया होगा, यानी कि भविष्य भूतकाल की बात हो रही है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी इसका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, बहुवचन या एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य में, भाववाच्य में या फिर सभी में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। जैसे कि मुझसे, अगर वाक्य देखेंगे तो मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो इसमें क्रियाएं जो कि एक वचन रहेंगी, पुल्लिंग रहेंगी और अन्य पुरुष में रहेंगी, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6, 7, 8 या फिर 5? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से कारक बताए हैं? तो वर्ता कारक बताए हैं, कर्ता कारक होगा, वर्ता नहीं, यहाँ पर कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद संपदान कारक को बताया है, संपदान कारक 4, अपादान कारक 5 और एक अधिकरण कारक इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार 6 कारक बताए हैं, ठीक है। कारक किन्हें कहते हैं ये भी एक बार सुन लीजिए। तो क्रिया के संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ पता हो उसे कारक कहते हैं। तो 6 बताए हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से अंग रखा शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या फिर तद्भव शब्द है? तो इनमें से अंग रखा जो कि तद्भव शब्द है, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका तत्सम देखेंगे तो हो जाएगा अंग रखा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अंग रक्षक हो जाएगा। अंग रक्षक इसका क्या हो जाएगा? अंग रक्षक इसका तत्सम हो जाएगा और तद्भव है अंग रखा, तो राइट ऑप्शन डी है। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? अनुगुणता, अवसरवादिता, अनन्यता या फिर असहनशीलता। तो आ उपसर्ग जो कि शब्द में पहले जुड़ते हैं और ता प्रत्यय जो कि बाद में जुड़ते हैं, तो इनमें से आ उपसर्ग और ता प्रत्यय जो कि प्रयोग किया गया है असहनशीलता में, ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आ प्रत्यय है इसमें, आ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई, धानी या फिर आनी? तो सावधान शब्द होता है, मूल शब्द कौन सा है? सावधान, ठीक है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय जोड़ देने से ये शब्द बन जाएगा सावधानी, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रहता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करें, क्या हो जाएगा? वीर, अपंग, विपन्न या फिर शाही यहाँ पर हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा विपन्न, कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रहता है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? भद्र, शील, शालीन
या फिर असभ्य। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा असभ्य, डी करेक्ट ऑप्शन है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो कि 4 भेद होते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द होता है। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, समानार्थी इसी का अर्थ होता है या पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और चौथा होता है विपरीतार्थक, विपरीतार्थक या फिर जिसे विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं जो कि अर्थ के आधार पर होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? अक्ष, नजरिया, लोचन या इनमें से कोई नहीं। तो आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से लोचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अक्ष की बात करें किसका पर्यायवाची है, तो ये प्रतिबिंब, जिसको परछाई बोला जाता है, प्रतिबिंब या फिर छाया, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? मेढक, मुद्रा, बोरा या मोती। तो इनमें से अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका जो कि मुद्रा होगा, क्योंकि दोस्तों मुद्रा के अन्य अर्थ भी होते हैं जिनमें इसका अर्थ होता है सिक्का, मोहर अर्थ होता है मुद्रा का, अंगूठी इसका अर्थ होता है, छाप इसका अर्थ होता है या चिन्ह इसके मुद्रा के अन्य अर्थ होते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है। अगला है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? तो और यानी कि दूसरा, और का अर्थ होगा तथा, उरु उरु, हृदय नदी, ये भी गलत है। इतर इत्र, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, पूछा है कि अर्थभेद सही है, तो अपरा का हो जाएगा दूसरी, या अपार का हो जाएगा जिसे पार ना किया जा सके, यानी कि राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? पार्थिव, प्रदोष, पतित या फिर पराग। तो फूल की रज इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पराग, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रदोष किसे कहते हैं? तो प्रदोष के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे। सूर्य के अस्त होने वाला समय, ठीक है, सूर्य के अस्त होने वाला जो समय होता है उसे ही प्रदोष कहा जाता है। और पार्थिव किसे कहा जाता है? तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से ना हो, ठीक है, पृथ्वी से संबंध ना हो उसे पार्थिव कहा जाता है। और पतित किसे कहा जाता है? तो पतित उसे कहा जाता है जिसका नैतिक पतन हो चुका हो, ठीक, उसे पतित कहा जाता है। और फूल की रज जो कि पराग को कहा जाता है, डी राइट ऑप्शन है। अगला है जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान या फिर अंतर्धान। तो इनमें से अंतर्ध्यान की वर्तनी कौन सी सही हो जाएगी? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, अंतर्धान कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान कहा जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? जिनमें पहला होता है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार के संधि के भेद जो कि वर्णों के आधार पर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समास के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं? तो पहला भेद होता है द्वंद्व समास, ठीक है, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। पांचवा होता है जो कि बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास। छठा होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव
समास। तो ये 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं। राइट ऑप्शन डी है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो काम पूरा कर डोलो, तो वर्तनी इसमें गलत है, डोलो या डालो होगा यहाँ पर। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, तो ये भी गलत होगा। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, वाक्य ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोष इस तरीके से षटकोण वाली सा होती है, ना कि ये गोल वाली सा होती है। ठीक है, तो ये होगा। और पहला वाक्य इस प्रकार सही होगा कि काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना लगेगा। ठीक है, दूसरा वाक्य इस प्रकार सही होगा कि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। सर्दी यहाँ पर गलत लिखा है, सर्दी इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुरवाणी, भयानक, वीर या फिर रौद्र? तो प्रेम पात्र की मधुरवाणी जो कि उद्दीपन का कार्य करती है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न, छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम जो 2 चरण उल्लाला के, या प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, या प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो छप्पय में जो कि एक विषम मात्रिक छंद होता है, कौन सा छंद होता है? तो विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसमें प्रथम चरण में रोला के और अंतिम 2 चरण में उल्लाला के होते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार या वृत्त्यानुप्रास अलंकार? तो जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही रिक्त स्थान है, जीवन है, मृत्यु है, अभिशाप है या फिर परिश्रम है? तो मेहनत ही जीवन है, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? गरीबी में रहना, कष्ट सहना या रोजगार ना मिलना, आटा कम और पानी ज़्यादा होना? तो कंगाली में आटा गीला होना इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ हो जाएगा कि कष्ट पर कष्ट आना, यानी कि राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या श्याम सुंदर दास ने? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्णिम युग जो कि श्याम सुंदर दास ने कहा है, तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, स्वर्ण काल कहा है, और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और श्याम सुंदर ने स्वर्ण युग कहा है, ये ध्यान रखेंगे। नीचे गद्यांश है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतया शोषण उतना ही अधिक होगा। चूँकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं
इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफ़ेद पोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक हैं। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंच चुका है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे? दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और न ज़्यादा पढ़ा लिखा संपन्न। न सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और ना ही कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिसको सरकारी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और ना ही सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का भगवान ही जानता है। तो ये गद्यांश है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित कौन सा वर्ग है? सरकारी पेंशन विहीन वयोवृद्धजनों, तो ये नहीं है। किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग, ये भी नहीं है। मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग, तो इनकी बात की गई है गद्यांश में। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। साथियों, आपको वही आंसर देना है जो कि गद्यांश में कहा गया हो। अगर गद्यांश में नहीं कहा गया उस बारे में, तब आपको उससे संबंधित अपने मन से उत्तर उसका नहीं देना है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? पढ़े लिखे, उपयुक्त रोजगार विहीन युवककरण या वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल या नौकरशाह एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। तो इनमें से शोषण का शिकार जो कि वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी राइट ऑप्शन होगा। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित है, उच्च शिक्षित और धनाढ्य है, या घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश है, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी में सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समाज के मध्य वर्ग की समस्या है जो कि जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, तो यही इसका उत्तरदायी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।